नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आगे आना होगा। कहा, बजट में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्री पर दिया गया जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना के विकास को दी मंजूरी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम के संशोधन को भी दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, व्यवस्था पर स्यापा करने वालों को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिया जवाब। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए सपा विधायक अबू आजमी। औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमी को भेजो यूपी, कर देंगे इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पूर्व वेबिनार को संबोधित किया। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर आधारित वेबिनार से बड़ी संख्या में हितधारक जुड़े। वेबिनार में 29 सत्रों में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। पीएम ने इस बार के बजट को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ का योगदान दे सकता है। इस दिशा में हमने बजट में एआई संचालित शिक्षा और अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। पीएम ने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य लोगों में निवेश के विजन के 3 स्तंभ हैं। पीएम ने कहा कि आज देश का शिक्षा इकोसिस्टम कई दशक बाद बड़े बदलाव से गुजर रहा है। देश की आर्थिक प्रगति की शानदार रफ्तार को सराहते हुए पीएम ने आईएमएफ की रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। पीएम ने कहा कि सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है। सरकार ने 1000 आईआईटी संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने पीएम इंटर्नशिप योजना का उल्लेख किया है और कहा है कि इस योजना में हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने पर्यटन में रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को
टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ध्यान रहे कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट फैसलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है वह घटकर 36 मिनट की हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2730 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का, हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहाँ पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए टीजी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचा दी थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई
अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। लंबे समय तक महाकुंभ का आयोजन दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहेगा। महाकुंभ प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन में महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ के आयोजन के दौरान छोटी छोटी घटनाओं पर सवाल उठाते थे, व्यवस्था को कोसने में लगे थे, ऐसे लोगों को जवाब जनता ने भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच कर दिया। जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। पंजाब के किसान संगठनों द्वारा चंडीगढ़ कूच की घोषणा को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जहां सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया है, वहीं चंडीगढ़ की तरफ से जाने वाले सभी 12 रास्तों को सील कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बॉर्डर की सभी सीमाओं को सील कर वाहनों की जांच की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहा समेत सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी किसान नेताओं से मुलाकात करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे। इस बीच अकाली दल ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने आधिकारिक जानकारी जारी करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ में किसानों को कहीं भी धरने व प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी गई है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा यमुना नदी का निरीक्षण किया और सफाई अभियान का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए हमने बड़े कदम उठाए हैं। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आएगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि यमुना में जो 18 नाले गिरते हैं वहां एसटीपी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही नए एसटीपी के साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में सीटीपी भी लगाए जाएंगे। 2 साल के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई का काम घाट पर दिखाई देने लगा है।
3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। पानी का रंग काला है, 3 साल में इस रंग को बदलकर दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई काम कागज पर भी नहीं हुआ। पिछली सरकार के दिमाग में यमुना मां को साफ करने की बात भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जितने भी पाप किए हैं वह सब सामने आएंगे। हजारों करोड़ का नुकसान दिल्ली वासियों का हुआ है। 18 नाले हैं, सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने एसटीपी हैं, सीटीपी हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें डीडीए भी है। इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा, इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। घाटों के आसपास गंदगी खत्म की जा रही है। साथ ही यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि 2 से 3 साल में यमुना की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यमुना की सफाई को लेकर लोगों को भी बदलाव दिखने लगा है। यमुना घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। साफ कर दिया जाएगा, उसके लिए तमाम प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आने वाला जो छठ का त्यौहार है वो बड़े ग्रांड लेवल पे मनाया जाएगा और यमुना का जो कलर है पानी का वो 2 से 3 साल में पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से यमुना को साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनकी मदद ली जा रही है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि सफाई के साथ साथ यमुना का ब्यूटिफिकेशन भी किया जाए, रिवर फ्रंट को भी डेवलप किया जाए और उसके लिए युद्ध स्तर पर प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही जल्द जो है अब दिल्ली में यमुना की जो सूरत है वो बदलने वाली है। साफ सफाई रहेगी, गंदगी दूर होगी। नहीं, काफ़ी हद तक काफ़ी प्रयास करे, स्टार्टिंग हो चुकी है वैसे, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी स्वच्छ हो जाएगी यमुना जी। हाँ जी, मैं कम से कम 30 साल के बाद मैं यमुना के किनारे आया हूँ। यहाँ का थोड़ा ये डेवलपमेंट जो स्टार्ट है उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यमुना की इस घाटी में साफ सफाई हो चुकी है और आने वाले कम से कम 3-4 साल लगेंगे इसको साफ करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना इजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता किसी भी नदी को साफ करने में। आते जाते मैं देखता हूँ ये यमुना जी साफ हुई हैं, जो यहाँ पे गंदगियाँ थी वो गंदगी नहीं है। अच्छी बात है, यमुना साफ होना चाहिए। और अभी तक तो साफ नहीं हुई थी, लेकिन नई सरकार अगर कह रही है, अगर वो साफ होती है तो अच्छी बात है। आने वाले 2 से 3 सालों में यमुना का जो ये काला पानी अभी आप देख रहे हैं, इसका रंग जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, यानी कि जो यमुना है, जो कि प्रदूषण के कारण जिसका पानी काला पड़ चुका है, वो अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम एजेंसियों से संपर्क करके यमुना को स्वच्छ करने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में जो है यमुना की बदली हुई तस्वीर जो है वो लोगों को दिखाई देगी। कैमरामैन आनंद के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। महिलाएं समाज के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बस जरूरत है उन्हें भी समाज के विकास का समान अवसर मिलने का। मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। इन योजनाओं का फायदा भी दिख रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लैंगिक समानता पर काम किया गया है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक 1.01 पर पहुंचा है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 2021 और 22 में 2 करोड़ पर पहुंचा था। स्टेम में महिलाओं का कुल नामांकन का आंकड़ा है 42.57%। स्टेम में 10 लाख से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है। स्टेम में महिलाओं का नामांकन 41 लाख के पार हो चुका है। प्रति 100 पुरुषों पर
महिला फैकल्टी की संख्या बढ़ी है। 2014-15 में प्रति 100 पुरुषों पर ये संख्या 63 थी, जो कि महिला फैकल्टी 2021-22 में इसका अनुपात 77 पर पहुंच गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से एक बड़ा बदलाव आया है समाज में। बाल लिंग अनुपात में एक बड़ा सुधार देखा गया है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान में लड़कियों के लिए सुविधाओं का समर्थन। विज्ञान ज्योति पहल से स्टेम में लड़कियों को प्रोत्साहन मिला है। स्वयं और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत हुई है। आदिवासी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम वो परियोजनाएं जिन पर काम किया गया है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। बच्चों की मृत्यु दर घटकर 2020 में 32 पर आई है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़ने का अनुमान है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 2016-20 में 71.4 वर्ष, 2031 से 36 तक जीवन प्रत्याशा 74.7 वर्ष पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी जो अहम पहलें हैं उस पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से बड़ी संख्या में बदलाव आया है। PMMVY से महिलाओं को मिला 17,362 करोड़ का लाभ। मातृ एवं शिशु पोषण के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी, जो माता और बच्चे दोनों के जीवन को बेहतर करे। जल जीवन मिशन से 15.4 करोड़ परिवारों को मिला साफ पानी। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। ये तमाम योजनाएं या पहल महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम पहलों में शामिल है। DRDO ने LCA तेजस के लिए स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर परीक्षण किया है। ये परीक्षण 4 मार्च को बेंगलुरु के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी में किया गया। इस अत्याधुनिक प्रणाली को उड़ान के दौरान पायलटों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न करने और विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक सिलेंडर आधारित ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हो गई है। इस परीक्षण को ILSS के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के LCA प्रोटोटाइप वाहन 3 विमान पर किया गया, जिसमें समुद्र तल से 50,000 फीट की ऊंचाई और हाई जी युद्धाभ्यास सहित विभिन्न उड़ान स्थितियों में कड़े एरोमेडिकल मानकों को पूरा किया गया। रेल मंत्रालय के अधीन प्रमुख वित्तीय संस्थान इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नई दिल्ली में IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक मनोज कुमार दुबे ने उपक्रम के नवरत्न बनने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने DD न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि नवरत्न का दर्जा हासिल करने के बाद अब IRFC रेलवे से जुड़े किसी भी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। IRFC के CMD इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, नवरत्न का खिताब मिल गया है, तो उसके आगे आपको क्या लगता है, क्या अचीवमेंट होने वाली है, किस तरीके से काम करने वाला है IRFC? देखिए, हम ये मानते हैं कि IRFC के बोर्ड पे और जिम्मेदारी आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी ने जो ये हमें एक स्टेटस दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें और जिम्मेदारी के साथ भारत की प्रगति में, खास करके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रगति में काम करना है। जब हम काम करने की बात कहते हैं तो हमारा बड़ा साफ मैंडेट होता
होता है, सस्ते दर पे हमें अच्छे प्रोजेक्ट को पैसे उपलब्ध कराने हैं ताकि जो भी रेलवे सिस्टम का प्रोजेक्ट बने वो जल्दी हो और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हो वो बेटर हो। अगर ये होगा तो हमारी रेल की सिस्टम में प्रगति तेजी से होगी और हमारा काम वही है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के किस प्रकार से आपको बूस्ट मिलेगा? देखिए, भारतीय रेल के अलावा क्योंकि पीपीपी पे काफ़ी जोर इस बजट से शुरू हुआ है और हमें आशा है कि पीपीपी के जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे उसमें हमारा काफ़ी रोल रहेगा और हमें उम्मीद है कि जो भी प्रोजेक्ट पीपीपी के होंगे उसकी फंडिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनको सस्ते दामों पर हम पैसा ले आएँ और उनको हम दें। 2.0 को लेकर के आपने घोषणा की, क्या है? 2.0 ये है कि अभी तक सिर्फ हम भारतीय रेलवे को पैसा देते थे, अब हम भारतीय रेलवे में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे एक्टिविटीज़ को, जैसे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी लेना है, एनटीपीसी अगर वो देगा, अगर उनको पैसा चाहिए वो भी हम देंगे, उनको वो भी मुहैया कराएंगे। कोई पोर्ट कनेक्टिविटी की चीज़ होगी, उनको पैसा चाहिए उनको भी हम देंगे। कोई प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर अपना ऑगमेंट करना चाहेगा, उसको जो भी रेलवे इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ ऑगमेंट करना चाहता है और उसका रेलवे के साथ कुछ एग्रीमेंट है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम फंड करना चाहते हैं जो पहले हम नहीं करते थे। तो आईआरएफसी के चेयरमैन का कहना है कि नवरत्न बनने के बाद से जिस प्रकार से रेलवे का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के काफ़ी बढ़ोतरी आगे दिनों में देखी जाएगी और वो रेलवे से जुड़े जितने तमाम प्रोजेक्ट हैं उनमें भी वो अपनी बिडिंग कर पाएंगे। कैमरामैन कालरा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।